नमस्कार, मैं चुका दिनभर की खबरों में सबसे पहले डालती नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अधिवक्ताओं ने बार रूम के सामने लगाया धरना। नियमित रूप से वकालत करने वाले अधिवक्ताओं की वोट काटने और बाहरी लोगों की वोट बनाने का लगाया आरोप। परीक्षा देने घने कोहरे के बीच ठिठुरते हुए पहुंचे केंद्र। जिले भर के विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू। बाल श्रम विभाग का पायलट प्रोजेक्ट। ईट भट्टा श्रमिकों के बच्चों को उन्हीं के परिवेश में दी जाएगी शिक्षा। संगरिया तहसील के गांव नगराना से भगवती ईंट उद्योग से होगी शुरुआत। घने कोहरे के बीच शीतलहर ने कपकपाया अलाव का सहारा। विजिबिलिटी काफी कम होने के कारण सड़कों पर रेंगते नजर आए वाहन। अब खबरें विस्तार से। बारसंग हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी को लेकर चल रही चुनाव प्रक्रिया के दौरान शुक्रवार को कुछ अधिवक्ताओं ने बार रूम के सामने धरना लगा दिया। उनका आरोप था कि चुनाव अधिकारियों ने एक प्रत्याशी विशेष के इशारे पर नियमित रूप से वकालत करने वाले अधिवक्ताओं के वोट काटकर उन्हें मताधिकार से वंचित कर दिया। साथ ही उन बाहरी लोगों की वोट जोड़ दिए जो नियमित रूप से वकालत से बाहर हैं। देशता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। राजनीति देशता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो। पक्षपात बंद करो, बंद करो, बंद करो। राजनीति देशता बंद करो, बंद करो, बंद करो। धरना लगाकर बैठे अधिवक्ताओं ने कहा कि काटे गए वोट जोड़ने के साथ गलत तरीके से जोड़े गए वोट नहीं काटे गए तो चुनाव का बहिष्कार किया जाएगा। धरने पर बैठे अधिवक्ता जगजीत सिंह जग्गी ने कहा कि बारसंग हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी के लिए हो रहे चुनाव में अभिभाषक संघ हनुमानगढ़ के वे सदस्य जो हनुमानगढ़ स्थित न्यायालयों में नियमित रूप से वकालत कर रहे हैं, उनमें से कईयों के वोट राजनीतिक द्वेषता के चलते काट दिए गए। ये बात उन्हें गुरुवार को चुनाव अधिकारियों की ओर से चस्पा की गई अंतिम मतदाता सूची देखने पर पता चला। इसके खिलाफ अधिवक्ताओं ने बार रूम में बाहर धरना लगा दिया। उनका आरोप था कि ऐसे अधिवक्ता जो न्यायालय में कभी वकालत करने नहीं आए, उनके वोट बना दिए गए। जग्गी का कहना था कि अगर चुनाव अधिकारी ही किसी के इशारे पर चलेंगे तो बारसंग चुनावों के निष्पक्ष तरीके से संपन्न होने की उम्मीद करना बेमानी है। इसलिए चुनाव के लिए नियुक्त चुनाव अधिकारियों को इस मामले को गंभीरता से लेकर समस्या का समाधान करवाना चाहिए। 22 के लिए चुनाव हो रहे हैं और इसमें लगातार प्रैक्टिस में आने वाले हमारे वोट काटे गए हैं। लगातार राजनीतिक व्यवस्था की वजह से हमारे वोट काटे गए हैं और लगातार हम बार संघ और वकीलों के लिए लगातार उनकी समस्या के लिए लगातार हम बोलते हैं। फिर भी यहाँ जो आरोप बनाए गए उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था के चलते यहाँ वोट हमारे काटे हैं। इस बात को लेकर के हमने बार संघ कार्यालय के सामने हमने धरना लगाया है और ये धरना हमारा तब तक चलेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। वहीं अधिवक्ता अनुज डोडा ने भी आरोप लगाया कि बारसंग कार्यकारिणी के चुनाव के लिए नियुक्त किए गए चुनाव अधिकारियों की ओर से अधिवक्ताओं के साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया गया है। जो अधिवक्ता न्यायालय में नियमित रूप से वकालत कर रहे हैं, उनके वोट तो बनाए नहीं। ऐसे अधिवक्ता तो नियमित रूप से वकालत के पेशे से नहीं जुड़े हुए, उनके वोट बनाकर चुनाव में उन्हें मताधिकार का अधिकार दे दिया गया है। धरने पर बैठे अधिवक्ताओं ने मुख्य चुनाव अधिकारी को मांग पत्र भी सौंपा। ये जो धरना लगाया गया है, बार संघ के जो चुनाव होने जा रहे हैं, बार संघ के चुनाव में निर्वाचन अधिकारी जो बने हैं, उन लोगों ने अध्यक्ष जी के प्रभाव में आकर काफी सारे प्रैक्टिशनर वोटों को काटा है। जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके वोट काट दिए गए हैं जानबूझकर, केवल एक व्यक्ति विशेष को फायदा देने के लिए। और बहुत सारे ऐसे लोगों के वोट बना दिए हैं जो रेगुलर प्रैक्टिस में नहीं है। आपके पास ऐसी हम लिस्ट अवेलेबल करवा सकते हैं कि एक बैंक में काम करने वाला कर्मचारी है, वो हमारे यहाँ वोट बनता है। 10 दिन पहले जो लड़के यहाँ आए हैं, 10 दिन पहले इंट्रोड्यूस होते हैं, वो आके वोट बना रहे हैं। जबकि हमारे प्रावधान है कम से कम 3 महीने पुराना कैंडिडेट होना चाहिए। हमने उनका सबूत भी दिया है चुनाव अधिकारी महोदय को कि आपने खुद लिखा था कि 15/9 के बाद का कोई कैंडिडेट नहीं लिया जाएगा, उसका भी वोट बना दिया गया है। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष को, एक विशेष कैंडिडेट को फायदा देने के लिए किया है। वहीं बारसंघ के निवर्तमान अध्यक्ष व वर्तमान कार्यकारिणी चुनाव में अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मनजिंद्र सिंह लेघा ने धरने पर बैठे अधिवक्ताओं की ओर से लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि चुनाव अधिकारी नियुक्त किए गए सभी काबिल और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। इन अधिवक्ताओं की विश्वसनीयता पर पूरी बारसंघ को विश्वास है। लेघा के अनुसार कुछ अधिवक्ता बारसंघ का माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। झूठे आरोप लगा विरोध जताने वाले अधिवक्ता को अपने समर्थक उम्मीदवार की हार स्पष्ट नजर आ रही है, इसलिए बेवजह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संघ कार्यकारिणी के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कासम जी को निर्वाचन अधिकारी बनाया गया है। उनके साथ में सह निर्वाचन अधिकारी भी वरिष्ठ अधिवक्ता जो है हमारे बने हुए हैं।
मैं भी एक प्रत्याशी हूं और जो चुनाव का कार्यक्रम है वो आरओ जो है निर्वाचन अधिकारी ही तय करते हैं। जहां तक ये धरने प्रदर्शन की बात है, ये इनकी प्री प्लान्ड एक योजना है। हमारा बार संघ है, इसमें एक बड़ा परिवार है और हम परिवार के सदस्यों की तरह रहते हैं। इस परिवार का माहौल खराब करने की एक नाकामयाब कोशिश है। अब जिस व्यक्ति को ये सपोर्ट कर रहे हैं उनको पता लग रहा है कि हमारे अधिवक्तागण जो है वो बार में हुए काम और हमारी जो विकास के साथ है, न कि बार के अंदर बार अधिवक्ताओं से धोखा करने वाले और जो निठल्ले प्रत्याशी है उनके साथ है। उनको अपनी हार स्पष्ट दिख रही है। जहां तक मेरे को आरोप लगाया है कि मैंने ऐसा कर दिया, ये तो संभव ही नहीं है। ये तो निर्वाचन अधिकारी अपने विवेक से कार्य कर रहा है। और जहां तक मैं मानता हूं कि जो वोट बने हैं वो रेगुलर जो बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चे आ रहे हैं, उनको भी वोट डालने का अधिकार है और वो उनके मुताबिक, नियम के मुताबिक वोट बने हैं। और ये तो गलत परंपरा है बार में धरना प्रदर्शन करने का। वहीं निर्वाचन अधिकारी कासिम अली ने भी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि वोट नियमानुसार बनाए गए हैं, कोई गलत वोट नहीं बनाया गया। गलत वोट काटे अवश्य गए हैं। गलत वोट काटने के चलते ही कुछ अधिवक्ताओं ने नाराज होकर धरना लगा दिया है। धरना ऐसे बिना किसी आधार के जो है इन्होंने लगाए है। जो आरोप लगा रहे हैं भी वोट गलत बनाए हैं, वो निराधार है। वोट जो नियमानुसार बने हैं, कोई गलत वोट नहीं बनाए गए हैं। गलत वोट काटे जरूर गए हैं, जिनको लेकर ये लोग धरना कर रहे हैं, जो गलत है। बार संघ हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी 2022 के 20 दिसंबर को होने वाले चुनावों के तहत शुक्रवार को उम्मीदवारों की ओर से नामांकन पत्र दाखिल किए गए। अध्यक्ष पद के लिए 4 अधिवक्ताओं ने नामांकन दाखिल किया। इनमें निवर्तमान अध्यक्ष मंजिंदर सिंह लेघा व पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र सारस्वत भी शामिल हैं। इसके अलावा उपाध्यक्ष पद के लिए 3, महासचिव पद के लिए 4, कोषाध्यक्ष व पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए। दोपहर 12 बजे तक नाम निर्देशन फार्म यानी उम्मीदवारों की ओर से चुनाव अधिकारियों के समक्ष नामांकन पत्र दाखिल किए गए। इसके बाद दोपहर 1 से 2 बजे के बीच नाम निर्देशन पत्रों की जांच हुई। 3 बजे नामांकन वापसी का समय था। इसके बाद चुनाव अधिकारियों की ओर से मैदान में उतरे उम्मीदवारों की सूची जारी की गई। मुख्य चुनाव अधिकारी कासिम अली ने बताया कि बार संघ हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी 2022 के निर्वाचन के लिए शुक्रवार को नामांकन पत्र भरे गए। अध्यक्ष पद के लिए सुरेंद्र सिंह शेखावत, मंजिंदर सिंह लेघा, जयपाल झोरट, जितेंद्र सारस्वत ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए सुमित अरोड़ा, अनिल बिश्नोई, सुनील परिहार, महासचिव पद के लिए प्रदीप सिंह थांदल, राकेश बेनीवाल, दिलीप कुमार बसेर व राजकुमार बागोरिया, कोषाध्यक्ष पद के लिए कुलविंदर सिंह उर्फ कैप्टन बराड व शालू रानी, जबकि पुस्तकालय अध्यक्ष पद के लिए ममता रानी व पूनम रानी ने नामांकन पत्र भरा है। जांच के बाद इन सभी के आवेदन पत्र सही पाए गए। उन्होंने बताया कि मतदान 20 नवंबर को सुबह 9:30 बजे से 3 बजे तक होगा। आज बार संघ हनुमानगढ़ की कार्यकारिणी वर्ष 2022 के लिए नामांकन पत्र भरे गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए 4 नामांकन आए हैं, जिनमें सुरेंद्र सिंह शेखावत, मंजिंदर सिंह लेघा, जयपाल झोरड़, जितेंद्र सारस्वत। उपाध्यक्ष पद के लिए 3 नामांकन पत्र आए हैं। महासचिव पद के लिए भी 4 आवेदन आए हैं। कोषाध्यक्ष पद के लिए 2 आवेदन आए हैं। पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए भी 2 आवेदन आए हैं। उम्मीदवार हैं, इनके नामांकन पत्र बाद जांच सही पाए गए। अभी शाम को 3 बजे तक नामांकन वापसी का समय है। उसके बाद जो उम्मीदवार मैदान में रहेंगे उनकी सूची जारी कर दी जाएगी। निजीकरण के खिलाफ यूनाइटेड फार्म ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर सभी सरकारी बैंकों के अधिकारियों व कर्मचारियों की 2 दिवसीय हड़ताल शुक्रवार को भी जारी रही। बैंक कर्मियों की हड़ताल के चलते शुक्रवार को भी एसबीआई समेत अन्य बैंक शाखाओं पर ताले लटके रहे। बैंक बंद रहने से शुक्रवार को सभी सार्वजनिक बैंकों में कामकाज पूरी तरह से ठप रहा। चेक क्लियरेंस, फंड ट्रांसफर जैसे बैंकिंग कार्यों पर हड़ताल का व्यापक असर पड़ा है। यह हड़ताल बैंक कर्मचारियों की ओर से बैंक निजीकरण और बैंकिंग संशोधन बिल 2021 लाने के विरोध में की गई। इसके चलते ग्राहक परेशान रहे।
अधिकतर एटीएम मशीनों में गुरुवार शाम को ही कैश खत्म हो गया था। शुक्रवार को भी एटीएम खाली रहने से रुपए निकलवाने के लोग इधर उधर भटकते नजर आए। 2 दिन की हड़ताल के बाद शनिवार को बैंक कर्मी काम पर लौटेंगी। जिला मुख्यालय पर बैंक कर्मियों ने हनुमानगढ़ जंक्शन में टाउन रोड स्थित पंजाब नेशनल बैंक के मंडल कार्यालय के समक्ष एकत्रित होकर निजीकरण के खिलाफ प्रदर्शन किया। बैंकों का निजीकरण करने के लिए लाए जा रहे बिल को तुरंत प्रभाव से वापस लेने की मांग की गई। देश बेचना बंद करो के नारे लगाए गए। इस दौरान यूनियन पदाधिकारियों ने सरकार की खामियां भी गिनाई। चेतावनी दी गई कि अगर सरकार इन बिलों को वापस नहीं लेती तो भविष्य में और पुरजोर तरीके से विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। बैंक हड़ताल का दूसरा दिन है। कल भी हमने यहीं पे खड़े होके और बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ के अंदर धरना प्रदर्शन किया था और आज भी उसी जोश के साथ ये धरना प्रदर्शन जारी है। और हमारी मांग ये है सरकार से कि बैंकों का इस तरह से निजीकरण ना किया जाए, क्योंकि ना ही आम जनता के हित में है, ना ही बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी के हित में है और ना ही सरकार के हित में है। सरकार से हमारा ये अनुरोध है कि हमारी मांगों का सुना जाए, समझा जाए और बैंकों का निजीकरण ना किया जाए। हमने सरकार की नाकामियां जो है वो गिनाई है और हम इस प्रदर्शन को जोर शोर से आगे भी चालू रखेंगे। अगर सरकार ये बिल वापस नहीं लेती है तो हम और शक्ति से इस प्रदर्शन को आगे बढ़ाएंगे। धन्यवाद। आगे कोई आगे हमारे सेंट्रल लीडर्स जो हैं वो इसके कार्यक्रम आगे रखेंगे, मीटिंग्स हैं। उसके बाद हम आगे की जो भी हमारी कॉल आएगी उसके लिए हम बिल्कुल पुरजोर से हनुमानगढ़ यूनिट तैयार है। देखिए कि पिछले कुछ सालों में कॉर्पोरेट घरानों का 10 लाख करोड़ रुपए कर्जा सरकार ने माफ किया है। यही कारण है कि बैंकों को आज अपनी कैपिटल के लिए स्ट्रगल करनी पड़ रही है। पिछले जब 2008 में किसानों का केवल 72,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ किया गया था तो तब बहुत शोर मचा था। जब किसानों के हित की बात आती है तो सरकार बड़ी शोर मचाती है, लेकिन वहीं पे जब कॉर्पोरेट घरानों का कर्जे माफ किए जाते हैं तो वो बहुत बड़ी रकम है। 10 लाख करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम है और जो कैपिटल करीबन 56,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने दिए उससे कई गुना ज्यादा, कम से कम 3 गुना ज्यादा हमारे बैंकों ने प्रॉफिट कमा के सरकार को दिया है। सरकार उसकी बात नहीं करती, लेकिन केवल बैंकों को ये बताने के लिए, जनता को मैसेज देने के लिए बैंक नहीं कमा रहे हैं, ये बार बार मैसेज देती कि बैंक घाटे में है। और मैं मक्का सर से आया हूँ, बैंक में पैसे लेने के लिए आया और इसमें पानी वाले जो है, मैं एक किसान हूँ, जमींदार आदमी हूँ, टाइम निकाल के यहाँ आया हूँ और यहाँ आगे आया तो बैंक में लिखा पड़ा है कि बैंक हड़ताल है, आज बैंक बंद है और कल शनिवार हो जाएगा और परसों रविवार आ जाएगा। 3 दिन की छुट्टी होगी। वो जो पैसे मांगने वाले हैं वो घर आकर के अपने को उल्टा सीधा बोलते हैं, मैं भी हमारे पैसे दो, हम पैसे कहाँ से लाएं। और हम ये कहते हैं कि सरकार को ये चाहिए कि इनकी मांगे को पूरी करे, समाधान करे। मांगे इनकी है, परेशान आम जनता हो रही है। दिसंबर आधा बीतने के बाद शुक्रवार से क्षेत्र में हाड़ कंपाने वाली सर्दी की शुरुआत हो गई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान अनुसार शुक्रवार को छाए घने कोहरे के बीच जिले में कई जगहों पर न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ गया। साथ में शीतलहर ने जनजीवन को ठिठुरा दिया। देर रात से ही कोहरा छाने लगा। इसके चलते क्षेत्र में विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई। घने कोहरे के कारण लोग सुबह से ही अपने घरों में कैद रहे। वहीं सड़कों पर भी वाहनों की आवाजाही कम देखने को मिली। शुक्रवार सुबह से ही शीतलहर चलने और दोपहर 1 बजे तक धूप ने निकलने के कारण सर्दी का आलम रहा। सुबह सुबह पूरा इलाका कोहरे के आगोश में रहा। कोहरा दोपहर तक छाया रहा। घने कोहरे के कारण क्षेत्र में शुक्रवार सुबह आधा फीट दूरी पर भी देख पाना मुश्किल था। सामने से आ रहे व्हीकल का भी हेडलाइट देखकर ही अनुमान किया जा सकता था। वहीं व्हीकल ड्राइवरों ने भी स्पीड बेहद कम रखी। शहर में चाय थड़ियों, गली मोहल्लों में सड़कों के किनारे लोग अलाव तापते दिखे। दिन के समय में भी शीतलहर रहने से अलाव जलते नजर आए। शीतलहर चलने से सबसे बड़ी समस्या दोपहिया वाहन चालकों को हुई। शहर से बाहर जाने के रास्तों पर तो दूर तक बस कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा था। इसके चलते शहर के पार्कों में सर्दी के चलते सुबह 10 बजे तक सन्नाटा पसरा रहा। शुक्रवार को अधिकतम तापमान भी 19 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया, जबकि 3 दिन पहले दिन का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। शुक्रवार को अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज किया गया। उधर संग्रिया स्थित कृषि विज्ञान केंद्र के मौसम वैज्ञानिक प्रतिभाकर के अनुसार 18, 19 और 20 दिसंबर तक हनुमानगढ़ जिले में शीतलहर चलने और पाला जमने की संभावना है। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है।
हनुमानगढ़ जिले में घना कोहरा दर्ज किया गया है और इसके साथ न्यूनतम तापमान 6 डिग्री दर्ज हुआ है। आगामी दिनों में 18, 19 और 20 दिसंबर के लिए जिले में शीतलहर और पाला जमने की संभावना जताई जा रही है। इसके लिए अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें न्यूनतम तापमान 1 से 2 डिग्री तक दर्ज हो सकता है। आगामी दिनों में पाला जमने की संभावना को देखते हुए किसानों के लिए एडवाइजरी भी जारी की गई है, इसके लिए किस तरह के बचाव करने चाहिए। वहीं कृषि विभाग के उप निदेशक दानाराम गोदारा ने बताया कि वर्तमान समय में कुछ ठंड बढ़ रही है, फसलों की स्थिति अभी तक सामान्य है या सामान्य से काफी अच्छी। इस बार जिले में काफी बड़े क्षेत्रफल में सरसों का बीजान हुआ है। पूर्व की अपेक्षा इस बार सरसों बीजान का 1.5 से 2 गुना क्षेत्र बढ़ा है। इस बार सरसों जिले की बड़ी महत्वपूर्ण फसल है, इसलिए बढ़ती ठंड के मौसम से किसानों को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, ताकि आने वाले समय में फसल में फफूंद की बीमारी के साथ सर्दी या पाला पड़ने से भी बचाव होगा। आवश्यकता के अनुसार फसल में सिंचाई करते रहें। वर्तमान समय में थोड़ी सी ठंड बढ़ रही है और फसलों की स्थिति अभी तक तो सामान्य है या सामान्य से बहुत अच्छी है। जिले में जैसा कि विदित है, इस बार सरसों काफी बड़े क्षेत्रफल में है, जो लगभग 1.5 से 2 गुना एरिया हमारा बड़ा है और इस जिले के लिए इस बार सरसों बड़ी महत्वपूर्ण फसल है। तो हम किसान भाइयों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आने वाले दिनों में जब सर्दी बढ़ेगी तो थोड़ा सा इसका सरसों पे सर्दी का या पाले का ज़्यादा इफेक्ट आता है, ज़्यादा प्रभाव आता है। तो किसानों को समय समय पे हम जागरूक कर रहे हैं कि यदि आपको लगता है कि सर्दी ज़्यादा है और पाला पड़ सकता है तो उस समय H2SO4 1 ml पर लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे करें, या फिर स्यूडोमोनास और ट्राइकोडर्मा जो हम बार बार किसानों को कह रहे हैं उसका लगभग 1 बीघे में 500 ml ट्राइकोडर्मा 500 ml स्यूडोमोनास मिला करके स्प्रे कर दें, ताकि फसल में आने वाली जो फफूंद की बीमारी है उससे भी बचाव होगा और जो सर्दी है पाला जो पड़ने की संभावना होती है उससे भी उसमें बचाव होगा। उपलब्धता के अनुसार आवश्यकता के अनुसार फसल में सिंचाई करते रहें। दिल्ली सरकार की तर्ज पर 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने व बिजली दरों में कमी करने की मुख्य मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का टाउन से जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के शाखा अभियंता कार्यालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना शुक्रवार को 5वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान धरने को संबोधित करते हुए पार्टी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र बेनीवाल ने कहा कि राजस्थान में जब जब कांग्रेस का शासन आया है तब तब बिजली के दामों में भारी बढ़ोतरी हो गई। अब गहलोत सरकार पूरे देश में सबसे महंगी बिजली अपने उपभोक्ताओं को उपलब्ध करवा रही है। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, महंगाई से राहत दिलाओ, महंगाई से राहत दिलाओ, महंगाई से राहत दिलाओ। आज 5वां दिन है धरने का और हम यहाँ बिजली विभाग के आगे बैठे हैं। आज 5वां दिन है, इन्हों के कान में जूं नहीं रहती, ये कोई गौर नहीं कर रहे। और गहलोत जी जब अपने कानों में रुई ठूस के बैठे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जनता के आपको मंत्री जनता ने बनाया और जनता ही जब परेशान है तो उनकी परेशानियां देखने का उनका अधिकार है। बाकी वो किसी प्रकार से गौर नहीं करते और उन्होंने लोगों को परेशान करके छोड़ा हुआ है। बिजली के इतने रेट बढ़ाए हैं कि गरीब आदमी का बिल भरना असंभव है, वो बिल नहीं भर सकते। उनके कनेक्शन काट दिए जाते हैं, उनके मीटर उठा के ले दिए जाते हैं, यहाँ ले आते हैं। और गहलोत जी अगर आपकी ये कुर्सी नहीं बचेगी, अगर आप जनता ने जब आपको मंत्री बनाया तो जब वो कुर्सी में बिठा सकते हैं तो आपकी कुर्सी भी खींच सकते हैं। तो इसलिए आप इस बात पे गौर कीजिए, ज्यादा जनता को परेशान मत कीजिए। जिले भर के माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुक्रवार से शुरू हो गयी। प्रश्न पत्र देरी से पहुंचने के कारण 2 दिन के विलंब से बाद अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू होने से शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने भी राहत की सांस ली। शुक्रवार को पहले दिन घने कोहरे के बीच विद्यार्थी ठिठुरते हुए परीक्षा केंद्रों पर पहुंचे और पेपर दिया। परीक्षा केंद्र पहुंचे विद्यार्थी परीक्षा केंद्र पर बैठने से पहले तक केंद्रों के बाहर पढ़ाई करते नजर आए। शिक्षा विभाग के अधिकारियों की ओर से परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक हंसराज जाजेवाला ने भी जंक्शन स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में बनाए गए परीक्षा केंद्र का निरीक्षण कर संस्था प्रधान को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। कोविड प्रोटोकॉल की पूरी तरह से पालना करने के लिए पाबंद किया गया। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए डीईओ माध्यमिक जाजेवाला ने बताया कि शुक्रवार से 2021-22 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं।
परीक्षा में नकल को रोकने के लिए गठित उड़न दस्तों की ओर से नौहर भादरा व रावतसर क्षेत्र में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पहले दिन सभी परीक्षा केंद्रों पर व्यवस्थाएं संतोषजनक मिली। कोविड प्रोटोकॉल की पालना करवाते हुए अर्धवार्षिक परीक्षाएं संपन्न करवाई जा रही हैं। 2021-22 की अर्धवार्षिक परीक्षाएं विधिवत रूप से जो है वो शुरू हो गई थी और सभी जगह हमारे जो उड़न दस्ता जो है उन्होंने नौर भादरा रावतसर का भ्रमण किया है। सभी जगह जो है व्यवस्थाएं जो है अच्छी पाई गई है और सभी जगह कोविड SOP की पालना करते हुए शिक्षा सुचारू रूप से जो है वो करवाई जा रही है। कहीं पे कोई जो है नकल वगैरह का प्रकरण जो है वो नहीं बना। जिला श्रम कार्यालय की ओर से अनूठी पहल करते हुए ईंट भट्टों पर प्रवासी बाल विकास केंद्र खोले जाएंगे। ईंट भट्टों पर काम करने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के उद्देश्य से पायलट प्रोजेक्ट के तहत की गई इस पहल की शुरुआत संग्रिया तहसील के गांव नगराना से भगवती ईंट उद्योग से की जाएगी। भगवती ईंट उद्योग पर प्रवासी बाल विकास केंद्र का शुभारंभ शनिवार को सुबह 11:15 बजे समारोह पूर्वक होगा। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कलेक्टर नतमल डिडेल होंगे। विशिष्ट अतिथि के तौर पर SP प्रीति जैन, PRO सुरेश बिश्नोई, बाल कल्याण समिति अध्यक्ष जितेंद्र गोयल व बाल अधिकारिता और सहायक निदेशक सुरेंद्र पूनिया शिरकत करेंगे। जिला श्रम कल्याण अधिकारी अमरचंद लहरी ने बताया कि पिछले दिनों बाल श्रम टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई थी। बैठक के बाद लिए गए निर्णय के तहत कलेक्टर के निर्देशानुसार बाल कल्याण समिति व श्रम विभाग की ओर से मिलकर जिले में बाल श्रम मुक्त करवाने के लिए अभियान चलाया गया। इस अभियान का मकसद है जिले में जितने भी बाल श्रम से संबंधित संस्थान है या कोई उद्योग है वहां काम करने वाले परिवारों के बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। लहरी ने बताया कि सामान्यतः जनप्रतिनिधियों, शहर व गांव के जागरूक नागरिकों की ओर से यह अवगत करवाया जाता है कि बाल श्रम हो रहा है और बच्चे शिक्षा से नहीं जुड़ रहे। लहरी के अनुसार बच्चों को शिक्षा से दूर करने में कोरोना काल भी जिम्मेवार है। ईंट भट्टों पर बाल श्रम होने की संभावना ज्यादा रहती है। ईंट भट्टों पर जाकर काउंसलिंग की गई और कैंप किए गए। कलेक्टर से ईंट भट्टा संचालकों की बैठक करवाई। बैठक में ईंट भट्टा संचालकों की तरफ से ये बात उठकर सामने आई थी कि उनके भट्टों पर काम करने वाले मजदूर परिवारों के बच्चे स्कूलों में खुद को असहज महसूस करते हैं। इस समस्या के निराकरण को लेकर कुछ गणमान्य नागरिकों के सुझाव मिले हैं। इसके बाद विभाग की ओर से ये विचार किया गया कि ईंट भट्टों पर काम करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए ऐसी व्यवस्था की जाए, इनके संस्थान में, इनके क्षेत्र में, इन्हीं के वातावरण में जाकर बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। शिक्षा से जोड़ेंगे तो ये बच्चे बाल श्रम से भी कुछ दूर होंगे। में एक बाल श्रम टास्क फोर्स की हमारी मीटिंग हुई थी, जिसमें कलेक्टर साहब के डायरेक्शन में और बाल कल्याण समिति के और श्रम विभाग के साथ में हमने ये बाल श्रम को से जिले को मुक्त करवाने के लिए एक अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत हमारा ये मकसद है कि जिले में जितने भी बाल श्रम से संबंधित संस्थान है या कोई इंडस्ट्री है, उन बच्चों को शिक्षा से जोड़ा जाए। तो सामान्य रूप से जनप्रतिनिधियों से या जो भी शहर के या गांव के जागरूक जो गणमान्य लोग हैं उनसे ये आते रहते हैं प्रकरण के जी ये बाल श्रम हो रहे हैं, बच्चे शिक्षा से नहीं जुड़ रहे हैं। कुछ कोरोना का जो पीरियड रहा है उससे भी बच्चों को शिक्षा से दूर काफी बच्चे हुए हैं। तो इसमें जो एक समस्या आ रही थी कि बच्चे जो ईंट भट्टे जो अपने जिले में हैं उनमें बाल श्रम की संभावनाएं सबसे ज्यादा रहती है। उन लोगों से हमने काउंसलिंग की, जाके कैंप किए, कलेक्टर साहब से मीटिंग करवाई। तो उन लोगों की समस्या ये रहती है कि हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूलों में कंफर्टेबल नहीं होते, वहाँ वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते, उनको असहज लगता है। तो इसका सभी लोगों ने मिलके, कुछ गणमान्य लोगों के सुझाव आए, उनके हमने ये एक विचार किया कि इन बच्चों को ऐसी व्यवस्था की जाए कि जो इनके संस्थान में, इनके एरिया में, इन्हीं के वातावरण में जाके उनको शिक्षा से जोड़ा जाए। शिक्षा से जोड़ेंगे तो ये बाल श्रम से भी थोड़े दूर होंगे और समाज के सजग नागरिक बनेंगे और आने वाले टाइम में इनका अगर किसी प्रकार का शोषण होता है तो शोषण के प्रति भी अवेयर होंगे ये। इसी कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा को क्रियान्वित करने के लिए बाल श्रम विभाग की ओर से पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर गांव नगराना स्थित भगवती ईंट उद्योग पर प्रवासी बाल विकास केंद्र प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें मुख्यतः राजस्थान से बाहर के मजदूरों के परिवारों को बच्चों को उन्हीं के वातावरण में शिक्षा देने का प्रयास किया जाएगा। केंद्र पर प्रवेश लेने वाले बच्चों को शिक्षण सामग्री निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी। लहरी ने कहा कि विभाग का यह एक प्रयास है, सभी की भागीदारी से इसे सफल बनाने की कोशिश रहेगी। पूरे जिले में इसकी शाखाएं बनाकर शिक्षा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित करने का प्रयास होगा। हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे या ओपनिंग के तौर पे
अभी नगराना के अंदर कल 18 दिसंबर को एक बाल विकास केंद्र हम प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें मुख्यतः जो माइग्रेट लेबर है, जो राजस्थान से बाहर की लेबर है, जो शोषित लोग हैं, उनके बच्चों को उन्हीं के वातावरण में हम शिक्षा देने का प्रयास छोटा सा कर रहे हैं, जिसमें बाल कल्याण समिति है, श्रम विभाग है, पुलिस के भी अधिकारी गण आएंगे और भी जो भी माननीय सदस्य होंगे आमंत्रित हैं, उन सब के प्रयासों से अपने स्टार्ट करेंगे। और अभी वक्त है एक ब्रेक का। मेडिकल कॉलेज से संबद्ध बेस अस्पताल को टाउन में ही रखने की मांग को लेकर एमजीएम जिला चिकित्सालय के समक्ष चल रहा बेमियादी धरना शुक्रवार को 22वें दिन भी जारी रहा। 22वें दिन वार्ड नंबर 42 के नागरिकों ने आंदोलन को समर्थन देते हुए धरना दिया। संघर्ष समिति हमारी एकता पीएमओ हॉस्पिटल प्रशासन आप सभी वार्ड नंबर 42 के नागरिकों आज यहाँ पर इस धरने में भागीदारी देने के लिए इस संघर्ष में आज 22वां दिन है धरने का। आज वार्ड नंबर 42 द्वारा धरना दिया जा रहा है और जो जिला अस्पताल है इसको जो जंक्शन ले जाने का साजिश रची, नवा ले जाने की जो साजिश रची जा रही है, उसके विरोध में 42 नंबर वार्ड द्वारा धरना दिया जा रहा है। आज हम सभी वार्डवासी इसका विरोध करते हैं। अब हम सभी यही चाहते हैं एमएलए साहब से, चेयरमैन साहब से भी ये हॉस्पिटल जो मेडिकल कॉलेज से संबंध वो यहीं रहे। इस पक्ष के लिए हम बैठे हैं। उसकी पब्लिक को लगे हुए हैं तैयारी करने के लिए, बड़े लेवल पे की जाएगी। गांव जा रहे हैं, डाणी सभी मिलके पीएमओ का घेराव करेंगे और गिरफ्तारी देंगे। भारत पाक युद्ध 1971 के 50 साल पूरे होने पर गुरुवार को कलेक्ट्रेट परिसर में जिला स्तरीय स्वर्णिम विजय दिवस समारोह पूर्वक मनाया गया। कार्यक्रम में शहीद की वीरांगनाओं को शॉल ओढ़ाकर वीरों की शहादत को याद किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता एडीएम प्रतिभा देवटिया ने की। कार्यक्रम में सबसे पहले कलेक्ट्रेट परिसर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। और युद्ध में घायल भी होते हैं, फिर उनका वैसे भी उपचार वगैरह है, तो जहाँ मेडिकल संस्थान है वहाँ पर उनको शिफ्टिंग किया जाता है। बोले आर्मी का हो या एयरफोर्स का हॉस्पिटल हो या आम जनता वाले हॉस्पिटल हो, तो वहाँ भी आक्रोश होता है। तो उस परिस्थिति में हम सभी मिलकर उस व्यवस्था को संभालते हैं। जैसे आर्मी फ्रंट पे लड़ती है तो उसके लिए राशन पानी की व्यवस्था वो भी प्रशासन की तरफ से होती है। उस समय मतलब जितनी भी व्यवस्थाएं होती है, और आम नागरिक, मैं बाड़मेर में रहा हूँ तो आज ही उनका एक शहीद दिवस है छगनलाल नाम से, मैं उसमें भी शरीक हुआ था। तो उस आदमी ने मतलब जो बाड़मेर का एरिया था वहाँ पर उसने अपनी भूमिका अदा की थी। उनकी धैर्य और उनकी जो कठिन लड़ी है उनको नमन करते हैं। जैसा कि आपको विदित है
कि 16 दिसंबर 1971 को अपना जो भारत का युद्ध हुआ था, उस युद्ध ने एक इतिहास रचा था। वो इतिहास ये था कि उस समय शीत युद्ध की स्थितियाँ चल रही थी, विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था और ये माना जा रहा था कि या तो कोई इस गुट में शामिल है या उस गुट में शामिल है, इनसे अलग कोई हो नहीं सकता। उस समय हमारे चमत्कारिक व्यक्तित्व यानी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने गुट निरपेक्षता की जो नीति थी उसको विश्व के समक्ष बहुत अच्छी तरह से रखा और साथ ही अपना जो एक देश विकसित देश है एक पहचान बना पाया कि भारत भी कोई विकसित होता हुआ देश है, वो भी एक शक्ति है। और सोवियत रूस हमेशा अपने पक्ष में रहा है और उस समय भी रहा। पाकिस्तान जो है वो अपना पार्ट रहा है, लेकिन जैसे वर्तमान स्थितियाँ हैं, वर्तमान में तो सिटी बैलेंस में है, लेकिन उस समय अलग हुआ ही था, ये ज़्यादा समय नहीं हुआ था। और कुछ अपने साथ के पड़ोसी थे पूर्वी जो पार्ट है, तो 16 दिसंबर 1971 जो था उसमें जो समर्पण 93,000 सैनिकों के साथ में किया था और उसके बाद में विश्व की मानचित्र पे एक नया देश बांग्लादेश आया था। तो इन सभी के पीछे जो शहीदों की शहादत है उनको काफी योगदान रहा है। 1971 को जिस दिन हमारे पड़ोसी देश की दुर्भावनाओं को नष्ट करते हुए पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, इसके लिए मैं सर्वप्रथम उन बहादुर जवानों का श्रद्धांजलि देना चाहता हूं, उनको मैं नमन करना चाहता हूं कि जिन्होंने देश का मान बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम उन्होंने इस तरह से देश का नाम बढ़ाया। इसके साथ ही हमारे भारत के प्रधानमंत्री पूर्व श्रीमती इंदिरा गांधी जी जो एक आयरन लेडी के नाम से प्रसिद्ध थी और एक बहुत बड़े उन्होंने देश के हित में निर्णय लिए, वैसा ही निर्णय इन्होंने विजय दिवस के रूप में लिया, उसको भी मैं बहुत बहुत उनका आभार प्रकट करता हूँ, उनको नमन करता हूँ। 1971 का युद्ध क्या था, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे हुआ, क्या हुआ, तो 2 मिनट थोड़ा सा 5-7 मिनट की कहानी है एक छोटी सी, वो मैं आपको पूरी बताता हूँ। पूरे विश्व में 1971 का जो टाइम था वो शीत युद्ध का दौर था। शीत युद्ध कोल्ड वॉर अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चल रही थी। आप सबको पता है, आपने कभी ना कभी पढ़ा होगा कि एक विचारधारा की लड़ाई थी जिसमें एक तरफ पूंजीवाद और एक तरफ साम्यवाद, समाजवाद के नाम से ये संघर्ष चल रहा था। पूरा विश्व 2 गुटों में बंट चुका था। इस दौरान भारत ने अपने आप को गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण करते हुए इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी के नाम से क्यों कहते हैं, इस युद्ध ने इंदिरा गांधी जी को आयरन लेडी बनाया था। हमारी सेनाओं का जो वर्चस्व कायम हुआ था पूरे विश्व में, जो उसका पताका फहराई गई थी, वो इस युद्ध में फैला था। हमने गुट निरपेक्षता की नीति का अनुसरण किया कि भी हम गुट निरपेक्ष रहेंगे, ना हम पूंजीवादी गुट में, ना हम साम्यवादी गुट में। इस दौर में अब क्या था, भारत के विभाजन हो चुका था, बीच में भारत था और दोनों तरफ पाकिस्तान था। एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, एक तरफ पूर्वी पाकिस्तान, जिसे आप आज बांग्लादेश के नाम से जानते हैं। आज विजय दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार के दिशा निर्देशन में आज कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शहीद वीरांगनाओं को बुलाया गया। इसके अलावा जनप्रतिनिधिगण, अधिकारी, कर्मचारीगण सभी उपस्थित रहे और उनको श्रद्धांजलि दी गई, जो वीर हुए इस युद्ध में हमारे, और महात्मा गांधी जी को पुष्पार्जित कर भी श्रद्धांजलि दी। जिला प्रशासन हनुमानगढ़ की ओर से विजय दिवस मनाया गया है। 1971 में 16 दिसंबर के दिन भारतीय सैनिकों और बांग्लादेश की मुक्ति वाहिनी सैनिकों के द्वारा पाकिस्तान के अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश की आज़ादी के संघर्ष में आज सफलता प्राप्त हुई थी। और आज के दिवस पर ही भारतीय सैनिकों की शहादत और संघर्ष से विश्व के मानचित्र पर एक नया देश बांग्लादेश उदित हुआ था। तो उन सभी शहीदों को आज के दिन हमने इस कार्यक्रम में नमन अर्पित किया है। साथ ही हमारे बीच 2 शहीद वीरांगनाएं आज के कार्यक्रम में उपस्थित रही थी। श्रीमती मनदीप कौर जी, जो कि शहीद चमकौर सिंह जी की पत्नी थी, और श्रीमती रामवती देवी जी, जो कि शहीद ओम प्रकाश जी की धर्मपत्नी थी। उनका दोनों का आज जिला प्रशासन की ओर से सम्मान किया गया। इस कार्यक्रम में विभिन्न विभागों के अधिकारीगण और जिला प्रशासन शामिल रहा और आज के कार्यक्रम के द्वारा उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि और नमन अर्पित किया गया।
और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।